नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पेपरलेस स्टडी के YouTube चैनल पर। और आज हम मध्य प्रदेश जिलेवार अध्ययन की इस सीरीज में ग्वालियर संभाग का अशोकनगर जिला कवर करने वाले हैं। इस जिले का संपूर्ण डाटा, इंपॉर्टेंट जीके के जो पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है एमपी के किसी भी एग्जाम में, उसको हम पूरा का पूरा महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। पूरा निचोड़ यहाँ पर लेने वाले हैं, पूरा सार रस आपको यहाँ पर मिलेगा। लास्ट में 20 क्वेश्चंस का एक टेस्ट भी आपका मिनी टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कितना सीखा है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ पर मैं अभी लिख रहा हूं, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है @paperless_study। तो आप पेपरलेस स्टडी को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप पीडीएफ देखते रहें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा फ्री डेटा उपलब्ध रहता है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस पीडीएफ के पासवर्ड की बात करते हैं। तो इस पीडीएफ का पासवर्ड आपको वीडियो के मैं बीच में बता देने वाला हूं कि इस पीडीएफ का पासवर्ड क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अशोकनगर जिला मध्य प्रदेश में आता कहां है, नक्शे में अशोकनगर जिला है कहां पर। तो जो आप येलो कलर का यहाँ पर पार्ट देख रहे हैं, ये अशोकनगर जिला है। इस जिले की बात करी जाती है तो इस जिले का जो गठन हुआ था, वो गठन हुआ था 15 अगस्त 2003 को। कब गठन हुआ था? 15 अगस्त 2003 को गठन हुआ है। अब ये जिला जो गठन हुआ है तो किस जिले से कटकर बना हुआ, एक क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे पहला आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो बना है वो गुना जिले से अलग होकर अशोकनगर जिले को बनाया गया है। किस जिले से? गुना जिले से अलग होकर। ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो अगर आप यहां पर देख पाएंगे तो ये जो है आपको पूरा का पूरा ब्लू कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं, जिनमें से एक अशोकनगर जिला है। और गुना भी आपका ग्वालियर संभाग में आता है, और ग्वालियर संभाग से कटकर ही अशोकनगर जिला बना है। और कब बना है? 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त। कब? सन 2003 में। सन 2003 में ये बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 4676 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है अशोकनगर जिले का, वो 4676 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अशोकनगर की अगर बात की जाती है, अशोकनगर के बारे में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर साथ में बताता चलूंगा। अशोकनगर में बेसिकली एक प्रमुख स्थान पड़ता है जिसे हम कहते हैं चंदेरी। चंदेरी में चंदेरी की साड़ियां बहुत ज्यादा फेमस है, और चंदेरी की पहाड़ियों और झीलों से यहां पर अगर देखा जाए तो अशोकनगर जिला घिरा हुआ है। और इसके बारे में अगर बात की जाती है तो अशोकनगर का पूर्व नाम पछार के नाम से भी जाना जाता था। अशोकनगर का पहला पुराना नाम अगर बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था? पछार था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं बता रहा हूं, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही में सम्राट अशोक के नाम पर इस शहर या जिले का नाम अशोकनगर पड़ा। सम्राट अशोक का नाम तो आपने सुना होगा, द अशोक ग्रेट का नाम आपने सुना होगा। तो अशोक ग्रेट के नाम पर ही इस जिले का नाम अशोकनगर रखा गया है। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि अशोक सम्राट जो अशोक थे वो विजय के बाद जो है यहां से निकल रहे थे और एक रात को यहां पर रुके थे, और इस कारण से यहां का नाम अशोकनगर रख दिया गया है। साथ ही में अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो लगभग अगर बात करी जाती है कि महाभारत का अगर काल के इतिहास की बात करी जाए इस जिले के संदर्भ में, तो महाभारत काल में ये शिशुपाल जो था उसके का जो साम्राज्य था, चेदी राज्य उसके अंतर्गत आता था। जनपद काल में चेदी राज्य के अंतर्गत आता था। चंदेरी का भाग अशोकनगर जिला माना जाता था। तो चंदेरी के अंतर्गत ही अशोकनगर आता था। अब अशोकनगर के अंदर चंदेरी आता है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में अगर बात की जाती है तो कई सारी डायनेस्टी, कई सारे वंशों ने यहाँ पर शासन किया है, मान के चलते हैं, जैसे कि नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, और मगध राज्य का भी ये भाग रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इतिहास से संबंधित है, मैंने आपको बता दी है। अशोकनगर जिले के अंतर्गत टोटल 7 तहसीलें आती हैं। कितनी तहसीलें? 7 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी ये तहसील है? पहली तो अशोकनगर खुद ही है, मुंगावली है, ईसागढ़ है, चंदेरी है, नई सराय है, पिपरई है और साड़ोरा है। तो यहां पर देखेंगे ये नई सराय यहां पर देखा जाएगा, ईसागढ़ है, चंदेरी है, मुंगावली है, अशोकनगर है, साड़ोरा है, और यहां पर बीच में आपको एक स्थान मिल जाएगा जिसे हम कहते हैं पिपरई। ठीक है, तो ये पिपरई है। ये टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7 तहसीलें हैं। साथ ही में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कितने? 3 असेंबली जो है विधानसभा क्षेत्र मिलेंगे, अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी। पूरे पॉइंट, पूरे फैक्ट कवर होंगे। वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अशोकनगर जिले से संबंधित आपको चवन्नी नहीं बचेगी, हर चीज जान जाएंगे। जब आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी सब कुछ आपको पता रहेगा अशोकनगर जिले के बारे में। अशोकनगर जिला की बात करते हैं तो यहां पर अगर इसके मैप को देखा जाए तो इसके उत्तरी भाग में, या हम अगर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भाग में, तो ये जो पार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है,
ये पार्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पार्ट जो है वो है उत्तर प्रदेश का पार्ट। ये बीच का जो भाग दिखाई दे रहा है, खाली सा भाग है, ये यूपी का भाग है, ये उत्तर प्रदेश का भाग है। अशोकनगर के पश्चिम साइड को अगर आप देखेंगे तो ये गुना जिला है। अशोकनगर के अगर आप उत्तरी साइड में जाते हैं तो ये शिवपुरी जिला है, और अशोकनगर के आप दक्षिणी साइड में जाते हैं तो ये विदिशा जिला है। साथ ही में इसकी सीमा सागर जिले से भी टच होती है, तो सागर जिले से भी टच होती है, विदिशा से भी टच होती है, गुना से भी टच होती है और शिवपुरी से भी टच होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अशोकनगर जिला जो है 4 जिलों को टच करता है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच करता है? 4 जिलों को टच करता है, और साथ ही में एक राज्य को भी टच करता है। वो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को अशोकनगर जिला क्या करता है? बाउंड्री टच करता है। इसके अलावा ही अगर भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर अशोकनगर को देखा जाए, ये तो हमने अभी वर्तमान में जो है बाउंड्रीज कैसी क्या है, लेकिन भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति यानी कि मालवा का जो पठार है, पठार या पर्वत या नदियों के अनुसार किस प्रकार से ये फैला हुआ है, कैसा इसका विस्तार है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में और जानकारी देता हूं, तो यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि मालवा का पठार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, अशोकनगर जिले से पहले मैं आपको कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, तो वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये आपका जो है बेसिकली क्या है, यहां से अगर आप बात करते हैं, ये आपका पार्ट बनता हुआ नजर आता है, लगभग देखा जाए तो ये मालवा वाला पठार है, ठीक है, ये मालवा वाला क्षेत्र है। और मालवा पठार के उत्तरी भाग में, किस भाग में? ये मालवा है, मालवा के किस में? उत्तरी भाग में यहां पर अशोकनगर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात की जाती है आता किस में है, तो आता है बुंदेलखंड में। कहां पर? बुंदेलखंड वाले भाग में ये आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर प्रमुख अगर बात की जाती है, एक जनजाति निवास करती है जो कि है सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति यहां पर आपको देखने को विशेष रूप से मिल जाएगी। यहां पर जो नृत्य की बात करते हैं तो राई आपको प्रमुख रूप से यहां पर देखने को मिल जाती है, जो कि बेड़नी के द्वारा करी जाती है। साथ ही में अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जाती है तो मध्य प्रदेश के उत्तरी ही भाग में आप अशोकनगर जिले को मान सकते हैं, या मध्य उत्तरी भाग में आप इसको मान सकते हैं। साथ ही में सिंध और बेतवा नदियों के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर अशोकनगर जिले की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आपको एक तरफ से सिंध निकलेगी, दूसरी साइड से आपको बेतवा नदी देखने को मिल जाएगी। तो ये अशोकनगर जिले के बारे में बात हो गई है। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में प्रतिहार वंश के एक राजा थे। किस वंश के? प्रतिहार वंश। अब समझिए कि क्वेश्चन यहां से और तरीके से भी पूछा जा सकता है, तोड़ के भी पूछा जा सकता है। पूछा जाए कि प्रतिहार वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रहा। अब आपको ऑप्शन दे दिया कि चंदेरी पर रहा, और आपको ऑप्शन दे दिया कि खरगोन में रहा, ऑप्शन दे दिया कि बड़वानी में रहा, और ऑप्शन दे दिया मंडला में रहा। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमने पढ़ा क्या है। प्रतिहार वंश के राजा जो थे कीर्तिपाल ने चंदेरी नगर की क्या की? स्थापना की। आपने पढ़ा ये है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया कि प्रतिहार वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस भाग पर रहा। तो आपको क्या है कि थोड़ा सा ऐसे पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाए ना तो आपका आंसर आप दे सके। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको पढ़ना है और आपको सोचना है कि हमने प्रतिहार वंश को कहीं पढ़ा है क्या, फिर देखना है, फिर क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आप गारंटी मैं देता हूं आपको कि आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आपने सारे पॉइंट पढ़ के जाते हैं, सारा सिलेबस कवर करके जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पेपरलेस स्टडी को फॉलो करते रहिए, हर एक चीज आपको बताई जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर बात करें तो मैं खुद सिलेक्टेड हूं, एमपी के कई सारे एग्जाम्स निकाले हैं, केंद्र के राज्य के कई सारे एग्जाम्स निकाले, और वर्तमान में मैं सरकारी जॉब में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मदद कर सकूं जितना मेरे से हो सकता है। तो मैं रात को, अभी अगर देखा जाए तो मैं रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं जॉब करता हूं दिन में, रात को आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूं कि आपकी मैं जितनी मदद हो सके उतनी मदद मैं अपनी तरफ से करूं। तो आप भी हमारे तरफ साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में कंटिन्यू बने रहिए। मेरी तरफ से जितना हेल्प हो सकेगा मैं अपनी तरफ से करने का प्रयास करूंगा। 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिहार जो वंश था उसके राजा थे कीर्तिपाल। राजा का क्या नाम था? कीर्तिपाल। उन्होंने चंदेरी नामक नगर की क्या करी थी? स्थापना करी थी, और चंदेरी को ही क्या बनाया था? अपनी कैपिटल यानी कि राजधानी बनाया गया था। चंदेरी का एक प्रसिद्ध किला है, यहां पर अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में, यहां पर ये जो किला आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ी के ऊपर, ये चंदेरी का किला है, जो कि अशोकनगर जिले की चंदेरी ही तहसील में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे 11वीं शताब्दी में कीर्तिपाल ने बनवाया था। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? कीर्तिपाल ने। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है चंदेरी से, जिसमें आपका आता है नौखंडा महल। चंदेरी के किलों में अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध है नौखंडा महल। कौन सा महल प्रसिद्ध है? नौखंडा महल।
अब आपको एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भैया सतखंडा महल कहां पर है? सतखंडा महल कहां पर है, किस स्थान पर है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सतखंडा है? तो याद रखना सतखंडा है दतिया में। कहां पर? सतखंडा है दतिया में, जबकि नौखंडा कहां पर है? चंदेरी में। और चंदेरी कहां पर पड़ता है? अशोकनगर जिले में। तो नौखंडा, चंदेरी, सतखंडा, दतिया। तो नौखंडा महल यहां पर मिल जाएगा। यहीं पर आपको खूनी दरवाजा देखने को मिलता है। तो भैया ये खूनी दरवाजा कहां पर है, कैसा दिखता है? तो आप यहां पर इस इमेज को देखिए, इमेज को देखिए और समझिए कि चंदेरी में है। कहां पर है? खूनी दरवाजा। इमेज क्यों लगाई जा रही है? इमेज इसीलिए लगाई जा रही है कि आप इस दरवाजे को देख ले, ये है दरवाजा। अब आप खूनी दरवाजे को रट के याद कर लो और इसको देख के याद कर लो, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि हाँ, खूनी दरवाजा जब आप अपने माइंड में रिकॉल करेंगे तो आपको ये तस्वीर याद आ जाएगी, है कि नहीं? तो खूनी दरवाजा आपको कहां पर मिल जाएगा? खूनी दरवाजा आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में हवा महल और जौहर कुंड भी यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। कहां के? चंदेरी के। कौन कौन से? हवा महल। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपको जो महल दिखाई दे रहा है ये एक हवा महल है, और यहां पर ये है जौहर कुंड। जौहर कुंड और हवा महल आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में बादल महल भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। कौन सा महल? बादल महल। बादल महल। और अगर मैं बादल महल के बारे में अगर आपको बताऊं, चंदेरी में ही आपको ये देखने को मिल जाता है। ये जामा मस्जिद के पास है। साथ ही में मालवा के जो राजा थे खिलजी शाह महमूद, खिलजी शाह महमूद, किसके द्वारा? खिलजी शाह महमूद के द्वारा इसका निर्माण लगभग 1500 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। किसका? बादल महल का निर्माण। और ये 100 फीट का है। कितने फीट का है? 100 फीट का आपको देखने को मिल जाता है। तो हवा महल पूछे, जौहर कुंड पूछे, खूनी दरवाजा पूछे या नौखंडा महल पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? चंदेरी रहेगा। तो 4-5 पॉइंट, 4-5 क्वेश्चन यहां से बने हैं और बनते रहेंगे। ठीक है। अब जौहर कुंड की अगर यहां पर बात की जाती है, ऐसा माना जाता है कि चंदेरी के किले में स्थित जौहर कुंड में बाबर के समय पर, बाबर ने जब आक्रमण किया था, बाबर कौन से वंश का था? तो मुगल साम्राज्य की अगर बात की जाती है तो संस्थापक है बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। और उसके आक्रमण के समय पर जब ये आक्रमण करने आया तो राजपूत जो रानियां थी उन्होंने जौहर कर लिया था। यानी कि जौहर का मतलब ये है कि यहां पर अग्नि लगी होती थी, ये आग है। अब इसमें जलती हुई आग में 800 रानियों ने, कितनी? 800 रानियां यहां पर आके उन्होंने जिंदा जो है कुंड में कूद गई कि अपनी और जो है रक्षा कर सके, दूसरों के हाथ में ना आए, मुगल के हाथ में ना आए। और वो यहां पर कूद गई और अपना बलिदान जो है नाम कर दिया, अपने देश के नाम पर, अपने राष्ट्र के नाम पर उन्होंने कर दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जिंदा आदमी वहां पर कूद जा रहा है। अब आगे और बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहां का। अशोकनगर का चंदेरी जो है, कौन सा? चंदेरी। चंदेरी में चंदेरी साड़ी मिलती है। क्या मिलती है? चंदेरी साड़ी। और यहां की साड़ी को मिला हुआ है GI टैग। क्या मिला हुआ है? GI टैग। अब भैया ये GI टैग क्या होता है? GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेत। क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेत कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये भौगोलिक संकेत होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं। तो ऐसे उत्पाद के लिए ये दिया जाता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है, एक क्षेत्र को बताता है कि ये चीज यहीं पर बनती है। जैसे चंदेरी की साड़ी कहां पर बनेगी? चंदेरी में बनेगी। तो ये बताता है कि ये क्षेत्र के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए एक टैग दिया गया है, एक हम कह सकते हैं तमगा दिया हुआ है कि उस विशेष क्षेत्र के लिए ये चीज दी गई है, तो उसे GI टैग कहा जाता है। तो यहां पर चंदेरी की साड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है। चंदेरी के अलावा आपको यह बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन से स्थान की साड़ी, कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन से स्थान की साड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही में अगर देखा जाए तो मुगल काल के समय पर चंदेरी का व्यवसाय काफी अपने चरम पर पहुंच चुका था मुगल काल के दौरान। साथ ही में देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसने चंदेरी साड़ी का पेटेंट भी कराया है। तो चंदेरी साड़ी आप यहां पर देख सकते हैं, इसका पेटेंट कराया हुआ है चंदेरी साड़ी का, और यहां पर चंदेरी उत्सव भी मनाया जाता है। चंदेरी साड़ी की प्रसिद्धि के साथ यहां पर मखमल उद्योग भी प्रमुख प्रसिद्ध उद्योग है। तो चंदेरी का ही एक उद्योग कौन सा हो जाएगा? मखमल उद्योग। इसके अलावा यहां पर अगर बात की जाती है, एक संगीतकार रहे हैं जिनका नाम है बैजू बावरा। क्या नाम है इनका? बैजू बावरा। अब ऐसा मत समझ लेना कि कोई ऐसे वैसे हैं, बहुत ही फेमस जो है संगीतकार रहे हैं। अशोकनगर के चंदेरी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? चंदेरी में ही इनका जन्म हुआ था। कहां पर? ब्राह्मण परिवार में, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये
मुगल काल में, कब? मुगल काल में 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में ये रहे, इनका रहा था। और ये ध्रुपद संगीतकार थे। कैसे संगीतकार? ध्रुपद जो संगीत होता है उसके संगीतकार थे। साथ ही में मानसिंह जो तोमर थे, कौन? राजा मानसिंह तोमर, ग्वालियर के राजा थे। कौन? मानसिंह तोमर। तो मानसिंह तोमर के दरबारी संगीतकारों में से एक थे, ठीक है। तो ग्वालियर के जो राजा थे मानसिंह तोमर, उनके दरबारी अगर हम कहें कि संगीतकार ये थे। साथ ही में इन्होंने जो बैजू बावरा थे, इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया हुआ था जिसका नाम था गोपाल। ग्वालियर की जो रानी थी, रानी मृगनयनी, कौन? रानी मृगनयनी। तो मृगनयनी इनकी शिष्या थी। रानी जो थी वो मृगनयनी इनकी शिष्या थी बैजू बावरा की। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और बैजू बावरा की जो समाधि स्थल है वो आपका चंदेरी में मिल जाएगा। और चंदेरी कहां पर है? अशोकनगर जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। साथ ही में यहां पर करीला माता का मंदिर मिल जाएगा। अशोकनगर जिले में आपको करीला माता का मंदिर मिल जाएगा। अशोकनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक करीला नाम का एक स्थान है। वहां पर क्या होता है? जानकी माता का मंदिर। किस माता का मंदिर? कौन सी माता है यहां पर? तो जानकी माता का मंदिर यहां पर देखने को मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि लव कुश का जो जन्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था। साथ ही में रंग पंचमी के अवसर पर, कब? रंग पंचमी के अवसर पर, रंग पंचमी के अवसर पर यहां पर और अन्य समय पर यहां पर धार्मिक और सांस्कृतिक मेलों का आयोजन होता है। तो याद रखना, करीला माता का मेला कहां लगता है? तो ध्यान करेंगे कि करीला माता का मेला अशोकनगर में लगता है। साथ ही में यहां पर राई की प्रस्तुति भी की जाती है इस मंदिर पर। इसके अलावा अगर बात की जाती है कि जोगेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है, ये बहुत बार आ चुका है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अभी अगर देखा जाए कांस्टेबल का एग्जाम, एसआई का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम, सभी एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम हो, एमपीपीएससी का एग्जाम, सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है जो वन लाइन फैक्टर से संबंधित होते हैं। जाएगा कहां क्वेश्चन? भाग के कहां जाएगा? हमारे चंगुल से भाग के कहां जाएगा? हम उसको पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे। अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। जोगेश्वरी देवी की अगर बात करी जाती है तो ये इसका टाइम का फिक्स नहीं है कि कब से लग रहा है। कहा जाता है अनादिकाल से ये जो है मेला लगता हुआ आ रहा है। चंदेरी के जो शासक थे वो जोगेश्वरी देवी के, जोगेश्वरी जो ये यहाँ पर मंदिर है, जोगेश्वरी देवी का मंदिर है, यहाँ पर ही मेला लगता है। तो शासक जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे। क्या थे? इन देवी के क्या थे? यहाँ के शासक जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे। अब हुआ क्या कि उनको हो गया एक रोग जिसको कहते हैं कुष्ठ रोग, जैसे या हम कह सकते हैं कि कोढ़ हो गया उनको। और फिर जब उनका कोढ़ इनकी कृपा से ठीक हो गया तो यहां पर क्या लगाया जाने लगा? मेला लगाया जाने लगा। तब से मेला यहां पर लगता हुआ आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर, अशोकनगर का एक स्थान है जिसका नाम है मुंगावली। क्या नाम है? मुंगावली। मुंगावली में पहली खुली जेल बनी है। पहली खुली जेल, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल की बात करते हैं तो मुंगावली में बनी है और इसका नाम दिया गया है नवजीवन शिविर। ये आप देख पा रहे हैं, यहां पर देख पा रहे हैं, ये जेल बनी हुई है, ये खुली जेल बनी हुई है। अब ये भैया खुली जेल होती क्या है, या खुली जेल का क्या मतलब क्या होता है, क्या तात्पर्य क्या है कि खुली जेल की या ओपन जेल होती क्या है? तो देखिए, ऐसी जेल व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? ऐसी जेल व्यवस्था जहां पर कैदियों को दिन के समय जाने दिया जाता है। क्या? दिन के समय काम पर जाओ, दिन के समय काम पर जाओ और रात को वापस जेल में आ जाओ। दिन के समय काम पर जाओ, रात में लौट आओ, रात में लौट आओ। समझ गए बात को? दिन के समय काम पर जाओ, रात में लौट आओ, ये सिद्धांत है खुली जेल का। अब ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि सुधारात्मक कार्य हो सके। सुधारात्मक कार्य का मतलब जो है, जो अपराधी हैं उनको एक सुधरने का अवसर दिया जाता है कि भैया तुमने कोई अपराध कर दिया है लेकिन सुधरना चाहता है व्यक्ति, तो सुधरने का एक अवसर दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले ब्रिटेन में आया था। किस देश में आया था? ब्रिटेन में आया था कि अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाए तो उसको काम करने के लिए जाया जाए और रात को वो वापस आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या है, एक सुधरने के अवसर के लिए इस प्रकार से एक जेल यहाँ पर बनाई गई है। मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी खुली जेलें बनाई गई हैं। इसके अलावा इसका नाम जो है नवजीवन शिविर है। तो आपको हम अभी अशोकनगर जिला कवर करा रहे हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। अशोकनगर में एक तहसील है जिसका नाम है ईसागढ़ और यहाँ पर आनंदपुर साहिब नामक एक धार्मिक स्थल है। इसकी स्थापना करी थी महाराज परमहंस दयाल जी ने। महाराज परमहंस दयाल जी ने 1939 में इसकी क्या करी थी? स्थापना करी थी। आनंद साहब जो है बहुत ही बड़ा, यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर कई सारे हॉस्पिटल हैं, सड़कें हैं, बहुत मतलब टोटल अगर देखा जाए तो उन्हीं का बना हुआ है मैटर। इसके अलावा अशोकनगर देश में
बड़ी अनाज मंडी और सरबती गेहूं का प्रकार यहां जाना जाता है, या अगर कहा जाए तो यहां पर एक अनाज मंडी है और सरबती गेहूं यहां पर आपको विशेष रूप से देखने को मिल जाता है। सरबती गेहूं की क्या होती है, अगर किस्म कहें तो किस्म आप मान सकते हैं। इसके अलावा अशोकनगर जिले में शैव संप्रदाय का चंदेल मठ है, तो कौन सा मठ यहां पर मिल जाएगा, चंदेरी में चंदेल मठ आपको देखने को मिल जाएगा। विशेष रूप से याद रखना है, 2-4 पॉइंट है। इसके अलावा पीडीएफ से रिवीजन करते रहना है, जब भी आपको समय मिले 7 दिन में, 15 दिन में या महीने भर में भी एक बार रिवीजन कर लोगे ना इनफैक्ट्स का, एक बार पीडीएफ उठाइए। उन्होंने कहा कि आज मैं 10 जिलों का रिवीजन करूंगा या 5 जिलों का रिवीजन करूंगा, अगले दिन फिर 5 जिलों का रिवीजन 1-2 बार करोगे ना तो टाइम भी नहीं लगेगा, फट से पढ़ो और फिर याद आ जाएंगी मेरी सारी बातें जो मैंने बताएंगे, वो भी आपको याद आ जाएंगी, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। इसलिए पीडीएफ को आपको क्या कर लेना है, आप डाउनलोड कर लेना है, उसका पासवर्ड आप अपने एक पेज पर लिख लीजिए, ठीक है। कौशक महल की बात करते हैं। कौशक महल यहाँ का इंपॉर्टेंट महल है, यहाँ पर आपको कौशक महल दिखाई दे रहा होगा। कौशक महल भी कहां पर है, तो चंदेरी में ही है। कौशक महल का निर्माण कराया गया था 1445 ईस्वी में। कब कराया गया था, 1445 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी के द्वारा, मालवा के महमूद खिलजी के द्वारा कौशक महल का निर्माण करवाया गया था। और अगर बात करी जाती है कौशक महल के बारे में तो ये बलुआ पत्थर से बना है। कौन से पत्थर से, सफेद रंग का जो बलुआ पत्थर होता है उससे इसका निर्माण कराया गया है। एक हवेली की जैसा लगता है, साथ ही में इसमें 3 खंड बनाए गए हैं। कितने खंड बने हैं, 3 खंड बनाए हैं और महमूद खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। कौशक महल का दूसरा नाम कहे तो तावरी ई फरिश्ता कहा जाता है, तावरी ई फरिश्ता। अब ऐसा प्रश्न आ जाए ना एग्जाम में तो भौकाल मच जाएगा एग्जाम में कि भाई साहब किसी को आंसर ही नहीं पता, भाई तावरी ई फरिश्ता किस महल का दूसरा नाम है। ऑप्शन दे दिया हवा महल का, कौशक महल का, खूनी महल का, रंग महल का, कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाए, अब आप गड़बड़ है। तो आंसर क्या रहेगा, तावरी ई फरिश्ता मतलब कौशक महल। इसके अलावा चंदेरी के अंतिम शासक थे बुंदेला शासक, जिनका नाम था राजा मर्दन सिंह। जब 1857 की क्रांति थी तो उन्होंने इसे यहाँ पर भाग लिया और यहाँ पर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और शहीद हो गए। बेतवा नदी पर यहीं पर राजघाट परियोजना भी स्थित है, ठीक है। अगर राजघाट बांध की बात करें तो वो ललितपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश राज्य में, लेकिन उत्तर प्रदेश ललितपुर इसके बिल्कुल लगा हुआ है, पास में ही है। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना। 1971 में, 1971 में, कब, 1971 में ये अपनी जो इंदिरा गांधी जी थी, पूर्व प्रधानमंत्री कह सकते हैं, इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इसकी क्या रखी थी, 1971 में इसकी आधारशिला रखी थी। आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। और ये अंतरराज्य बांध है, अंतरराज्यीय परियोजना है, यानी कि 2 राज्यों के बीच की क्या है ये परियोजना आपको देखने को मिल जाती है। इसे माता टीला के नाम से जाना जाता है। राजघाट परियोजना की अगर बात की जाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है, माता टीला नाम से, या फिर कहते हैं कि लक्ष्मीबाई परियोजना, इसका नाम बदल के रख दिया गया था। और लक्ष्मीबाई नाम कब रखा गया, तो 1990 में, सन 1990 में इसका नाम लक्ष्मीबाई परियोजना रखा गया है। अब आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं लक्ष्मीबाई, क्योंकि लक्ष्मीबाई बेसिकली कहां से संबंधित है, झांसी से। ललितपुर भी कहां पर आता है, झांसी के पास में ही है ललितपुर। झांसी एक जिला है, ललितपुर भी एक जिला है, झांसी ललितपुर पास में अगल बगल सटा हुआ लगा है। तो आप याद रख सकते हैं कि लक्ष्मीबाई परियोजना यहां से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर आपको लक्ष्मीबाई परियोजना का एक दृश्य दिखाई दे रहा है। साथ ही में अशोकनगर जिले में बेतवा, पार्वती और सिंध नदियां बहती हुई नजर आ जाएंगी। तो आपको क्या कौन कौन सी नदी मिलेंगी, बेतवा, पार्वती और सिंध नदियां यहां पर मिलती हैं। अशोकनगर जिले की सीमा, अधिकांशतः सीमा जो है बेतवा और सिंध नदी निर्धारित करती है। प्राकृतिक रूप से सीमा की बात करते हैं तो बेतवा और सिंध नदी क्या करती है, यहाँ की जो है सीमा निर्धारित करने का काम करती है। बेतवा नदी अशोकनगर जिले के पूर्व में बहती है और जो कि सागर जिला और उत्तर प्रदेश के ललितपुर से इसको विभक्त करने का काम करती है। यहाँ पर आप बेतवा नदी का एक तरह दृश्य देख रहे हैं, लेकिन ये दृश्य जो है अशोकनगर का नहीं है, ये दृश्य जो है वो ओरछा का है, ठीक है। किस जगह का है, ओरछा का, क्योंकि ओरछा में से भी बेतवा नदी बहती है। अभी हम कौन सा जिला पढ़ेंगे, निवाड़ी जिला पढ़ेंगे, तो वहां पर निवाड़ी जिले में हम इस चीज को भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंध मुख नदी के रूप में पश्चिमी सीमा के साथ बह रही है, यहां से सिंध नदी निकलती है और पश्चिमी सीमा बनाती है। अशोकनगर जिले में कौशक महल, चंदेरी महल, ध्यान रखना, कौशक महल, चंदेरी महल, रामनगर महल अगर पूछा जाए तो याद रख लेना इसको, रामनगर महल, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना। जैसे आपको पता है कि कौशक महल आपको याद हो गया कि चंदेरी में है, तो आप रामनगर महल पर फोकस करो कि रामनगर महल कहां पर है। व्यापम में एग्जाम में होता क्या है, वो थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन पूछने का प्रयास करने लगे हैं कि थोड़ा सा और घुमाया जाए, थोड़ा सा और घुमाया जाए, तो थोड़ा सा घुमाने के चक्कर में रामनगर महल पूछ लिया, नहीं पता तो पता सब है।
बड़ा सब है, ध्यान देने की जरूरत है। बैजू बावरा की समाधि या यहाँ पर ईसागढ़ और आनंदपुर जो है आदि प्रमुख स्थल बन जाएंगे। इसके अलावा और प्रमुख स्थलों की बात करते हैं तो चंदेरी दुर्ग यानी कि किला, कटी घाटी चंदेरी, यहाँ पर कटी घाटी बहुत ज्यादा फेमस है, इसका विशेष ध्यान रखना। पुरातत्व म्यूजियम बना हुआ है यहाँ पर एक, साथ ही में कौशक महल है, मालन खू नाम का झरना है, ठीक है। अगर झरने की बात करी जाती है तो मालन खू झरना है। दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो दिगंबर जैन मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में लाल बावड़ी है, शहजादी का रोजा है, बत्तीसी बावड़ी है, खंडारीगिरी जैन गुफा मंदिर आपको मिल जाएगा। सनराइज व्यू पॉइंट स्थल मिल जाएगा, जहां से सनराइज जो सूर्य उदय होता है वहां का व्यू बहुत अच्छा लगता है, सुनहरा लगता है, भव्य लगता है, वो ये यहाँ पर एक स्थल है। जोगेश्वरी माता मंदिर यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही में विष्णु मंदिर, राजा रानी महल, बादल महल, जामा मस्जिद आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा भारत साहब बुंदेला की छतरी, बुद्ध विहार चंदेरी, सिंहपुर महल और काटोटी खाओ मंदिर और झरना भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में चंदेरी संग्रहालय भी चंदेरी में मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, अब इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं कि ये चीजें वहां पर हैं। कभी भी एग्जाम में पूछ लिया गया कि भैया खंडारीगिरी जैन गुफा मंदिर कहाँ है, खंडारीगिरी जैन गुफा मंदिर कहाँ है, तो आपको आंसर देना है चंदेरी में है। वैसे इतना कठिन नहीं पूछा जाता या इतने डीप से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन व्यापक का कोई भरोसा नहीं मान के चलिए। आप 1 नंबर पक्का करना है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, एक बार मेहनत कर लो भाई साहब, जीवन सफल हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि आपके अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी जो आपको ताने देते हैं, जो आपके घर के ही लगे रहते हैं ना, वो बस सब खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल बस फोकस करो पढ़ाई पर, जितना तपोगे, जितना आज पढ़ लोगे तो उतना ही कल निखरोगे। ये बातें मैंने मोटिवेशन की बातें मैं ज्यादा करता नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि मोटिवेशन आपके अंदर से खुद से आना चाहिए और बहुत ही तगड़ा आप मतलब कर देंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, लगातार पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं अशोकनगर जिले के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। कितने क्वेश्चन के आंसर आपको सही देने हैं, तो 20 में से 20 क्वेश्चन के आंसर आपको सही देने हैं और कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार। वो मजा नहीं आ रहा यार, सब्सक्राइब वाला बटन क्यों नहीं दबाते हो तुम? वो दबा दो, उसमें मैं स्टेटिक्स देखता हूं तो उसमें पता चलता है कि लोग वीडियो देख रहे हैं, लोग वीडियो मेरी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और टेलीग्राम पर भी जा रहे हैं, उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर रहे हैं, उस इन चीजों को भी समझ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्या करना नहीं आता क्या है? अरे वो लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दो, उसके बगल में एक घंटी जैसी लटकी रहेगी उसको भी दबा देना और ऑल पे क्लिक कर देना। सब्सक्राइब हो गया, लाइक तो आपको हर वीडियो को कर देना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई हाँ बढ़िया है, और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं अशोकनगर जिले के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अशोकनगर जिले का गठन कब किया गया था? तो मैंने आपको बताया था 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2003 में अशोकनगर जिले का गठन हुआ था। इसके अलावा अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी का किला किसने बनवाया? तो भाई बता चुका हूं कि चंदेरी का किला बनाया है कीर्तिपाल के द्वारा। किसके द्वारा? कीर्तिपाल। वो पहाड़ी पे बना हुआ था, ध्यान आ रहा? फोटो ध्यान में आ जाएगी, पहाड़ी पर बना हुआ था। एक बार रिवीजन कर लोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अशोकनगर जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है? देखना कभी कभी होता क्या है, कौन सी नदी बहती है ऐसा पढ़ ले, नहीं पढ़ा ही नहीं तो बेतवा लगा दिया अपन ने आंसर, समझ रहे ना? अपन ने पढ़ा क्या, अशोकनगर जिले में कौन सी नदी बहती है और आंसर क्या लगा दिया, बेतवा। तो बेतवा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर गलत, क्योंकि बेतवा तो बहती है, बेतवा तो बहती है, पार्वती भी बहती है और सिंधु भी बहती है, लेकिन कौन सी नहीं बहती? तो चंबल नहीं बहती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आनंदपुर साहिब स्थान किस तहसील के अंतर्गत आता है? तो आनंदपुर जो आता है वो ईसागढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। कहां पर? आनंदपुर साहिब बताया था मैंने, वो व्हाइट कलर की इमारत सी बनी हुई थी, तो वो कहां पर? ईसागढ़ में आ जाएगा। अशोकनगर जिला मध्य प्रदेश के संभाग के अंतर्गत आता है। तो भैया अभी हम कौन सा संभाग पढ़ रहे हैं? ग्वालियर संभाग। अशोकनगर जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? तो राजस्थान से नहीं लगती, छत्तीसगढ़ से नहीं लगती, गुजरात से नहीं लगती, उत्तर प्रदेश से लगती है। चंदेरी में किस संगीतकार का समाधि स्थल है? तो भाई बैजू बावरा का समाधि स्थल है बताया था, और ये प्रमुख एक संगीतकार रहे हैं ध्रुपद संगीत गायन के। चंदेरी स्थित कौशक महल का निर्माण किसने करवाया था? तो कौशक महल का निर्माण आपको बताना है तो महमूद खिलजी, महमूद गजनवी के द्वारा नहीं, महमूद खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अशोकनगर जिले का क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भैया क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल जो है वो 4676 वर्ग किलोमीटर आपको इस जिले का क्षेत्रफल देखने को मिल जाएगा। राजघाट परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है संयुक्त रूप से? तो भैया ये 2 राज्यों की है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की ये परियोजना बनती हुई नजर आ जाएगी। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कहां पर है? खुली जेल के बारे में बता चुका हूं, तो भैया मुगावली में है, अशोकनगर में है। और क्यों बनाया गया है? तो सुधारने के लिए।
जो कैदी हैं, जो अपराधी हैं। अशोकनगर जिले में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो अशोकनगर जिले में जोगेश्वरी देवी का मेला भी लगता है और करीला माता का मेला भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अशोकनगर जिला वर्ष 2003 में अलग होने से पहले किस जिले में शामिल था? तो किस जिले से अलग करके बनाया गया था? गुना जिले से अलग करके इसको बनाया गया था 15 अगस्त 2003 को। अशोकनगर जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो भैया टोटल मिलाकर देखा जाए तो 7 तहसीलों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अशोकनगर जिले की सीमा मध्य प्रदेश से कितने अन्य जिलों से लगती है? तो कितने जिलों से लगती है ये आपको बताना है। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा वो कि 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। मैंने वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। निम्न में से किस जिले को अशोकनगर जिले की सीमा नहीं छूती? कौन से जिले की सीमा नहीं छूती? अशोकनगर को टच नहीं करती। देखो गुना को टच करती है, क्योंकि गुना से तो अलग ही हुआ है, तो बिल्कुल 100% है कि टच करेगी ही करेगी, वो स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा अगर बात की जाती है तो किस जिले से टच नहीं करती? यहां पर नहीं करने की बात करी जा रही है। सागर से करती है, बिल्कुल करती है। शिवपुरी से करती है, तो शिवपुरी की अगर हम बात करते हैं बिल्कुल शिवपुरी से करती है, लेकिन रायसेन से करती है तो रायसेन से नहीं करती है। तो 16वें क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अशोकनगर जिले के अंतर्गत कितनी विधानसभा क्षेत्र शामिल है? तो अशोकनगर जिले के अंतर्गत आते हैं कितने विधानसभा क्षेत्र? तो टोटल अगर देखा जाए तो 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चंदेरी किले में स्थित जौहर कुंड में कितनी रानियों ने बाबर के आक्रमण के समय से डर से जो है जौहर कर लिया था? तो लगभग 800 रानियों ने यहां पर क्या कर दी थी? अपनी जान दे दी थी। राजघाट परियोजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बता चुका हूं कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या माता टीला के नाम से इसे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और अशोकनगर जिले की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो उत्तर प्रदेश और अशोकनगर जिले की सीमा जो बनाती है वो बेतवा नदी आपको देखने को मिल जाएगी, और बेतवा नदी एक इंपॉर्टेंट नदी बनती हुई नजर आएगी। साथ ही में आप अब कमेंट करके बताइए कि 20 में से कितना आपने स्कोर किया है। इसके अलावा आप मेरे बारे में भी जान सकते हैं। मेरा नाम है शिवम नीखरा और मेरा उद्देश्य है कि आपको इंटरनेट के माध्यम से जो है सहयोग कर सकूं। जितना ज्यादा से ज्यादा मेरा योगदान आपके लिए हो सके मैं उतना ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करता हूं। बस आपको एक छोटा सा योगदान करना है कि आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है कम से कम 10 लोगों के साथ। शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिंक ही शेयर करना है। आप शेयर इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि आप अपनी क्लास में जा रहे हैं तो उनको बता सकते हैं कि ऐसी क्लास चल रही है जिसमें जिलेवार अध्ययन हो रहा है। मैं हिंदी की क्लासेस भी लाने वाला हूं। बेसिकली मैं हिंदी का ही टीचर हूं, तो हिंदी की क्लासेस, हिंदी का पूरा वीडियो कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं MPSI जैसे एग्जाम के लिए, जिसमें आपको चाहिए कि 70 में से 70 आपको उपलब्ध हो। अब 70 में से 70 आपको उपलब्ध कौन करवा पाएगा? वही करवा पाएगा जिसने खुद से लाए हैं, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है और जिसने खुद ने भी लाए हैं और जो खुद सिलेक्टेड है। तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या है कि हमने देखा है, हमने अप्स भी देखे हैं, डाउन्स भी देखे हैं, एग्जाम्स को ना निकलते हुए भी देखा है, कई सारे एग्जाम्स को निकलते हुए देखा है और फाइनल सिलेक्शन कई सारे एग्जाम्स में लिया भी है। तो हमें पता है कि कैसे क्या करना होता है। सारा एक्सपीरियंस है। टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे 5 साल का है। 4 से 5 साल अगर मैं देखूं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो शिवम नीखरा ये मेरा हैंडल है, तो आप यहां पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश की बेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले मैं आपको सलाह देता हूं कि एग्जाम से पहले आपको पेपरलेस स्टडी की टेस्ट सीरीज लगा लेनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। मैं इस बात को लिख के दे सकता हूं। सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब आपका करना प्रमुख कर्तव्य होता हुआ नजर आ जाता है। धन्यवाद आज की इस क्लास के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दतिया जिले के साथ मिलने वाले हैं, तो आपको दतिया जिले की वीडियो भी मिल जाएगी जल्द से जल्द। बस सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिए। धन्यवाद।